नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ में। मैं आपका अपना साथी रामनिवास सर। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक बेहद जरूरी और रोमांचक भाग प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। प्रत्यय और उपसर्ग के विषय में विद्यार्थियों के अंदर एक अलग ही तरह की समस्या रहती है, जिसको हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ज्यादातर बच्चे इसमें प्रश्नों को गलत कर देते हैं। कहाँ कैसे गलत होते हैं इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। साथियों, प्रत्यय उपसर्ग हमें सिखाते हैं कि एक छोटा सा जोड़ भी पूरे अर्थ को बदल सकता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन की छोटी छोटी आदतें भी हमारे भविष्य को बदल सकती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी का उपसर्ग बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या प्रत्यय सफिक्स शब्द के अंत में जुड़ने वाला वह शब्दांश या अक्षर समूह होता है जो मूल शब्द का अर्थ बदल देता है या उसके शब्द रूप में परिवर्तन करता है। यानी प्रत्यय वह उपसर्ग के विपरीत है जो शब्द के अंत में जुड़ता है। साथियों, सबसे पहले हमारी एक समस्या ये रहती है कि प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ता है या प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। देखो, पैसे प्रत्यय पैसे पीछे, इस बात को आप ध्यान रखें। पैसे प्रत्यय और पैसे पीछे, तो इस शब्द के पीछे जुड़ता है ना। अच्छा, साधारण शब्दों में जब हम किसी शब्द के अंत में कुछ अक्षर या शब्दांश जोड़ते हैं, जैसे उस शब्द का अर्थ, लिंग, वचन, काल या शब्द की भिन्नता बदलती है, तो उस जुड़ाव को प्रत्यय कहते हैं। अभी बढ़ते हैं साथियों। जैसे कोई मूल शब्द है, ये हमारा एक शब्द है काम। काम शब्द जैसे ये है आपका काम। जब हम काम शब्द के आगे गार शब्द जोड़ देते हैं तो ये शब्द बन जाता है कामगार। कामगार, है ना। अब गार का अपना कोई अर्थ नहीं है, गार का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन काम शब्द के बीच में जुड़ने पर शब्द का अर्थ बदल देता है। ठीक है, काम शब्द के बाद में जुड़ने पर शब्द का अर्थ बदल देता है। इस प्रकार इससे हमें यह पता चलता है कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी मूल शब्द के अंत में यदि जुड़ जाए तो शब्द का अर्थ बदल देता है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा और ई, तो ये होगा आपका बड़ी, विशेषण का स्त्रीलिंग रूप है। ये ई की मात्रा बनने से ये स्त्रीलिंग बन गया। आगे अब हम इसको आसान तरीके से चलते हैं आगे की तरफ। देखो, दूसरा ये है मूल शब्द, जैसे खेल और ना। खेल में ना जुड़ने से क्रिया शब्द बन गया, ऐसे ही मूल शब्द में ना जुड़ने से क्रिया शब्द बनता है। इस प्रकार के प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपका देखो, ये रहा, इस तरह की। तो हम आगे चलते हैं। जैसे आगे शब्द है ज्ञान। अगला शब्द है ज्ञान। ज्ञान में वान प्रत्यय जोड़ दिया। वान का अपना कोई अर्थ नहीं होता, शब्द बन गया ज्ञानवान। अर्थ होगा ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति। ठीक है साथियों, तो प्रत्यय से शब्द का अर्थ बदल जाता है, लेकिन प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अभी हम कृत प्रत्यय पढ़ते हैं, उसके बाद तद्धित प्रत्यय की तरफ आते हैं। इसके बारे में दिया गया है, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी मूल शब्द या मूल क्रिया धातु शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे हमारा पढ़ शब्द है, ये पढ़ शब्द में जब हम ना जोड़ देंगे, पढ़ शब्द में जब हमने ना जोड़ दिया तो पढ़ना शब्द बन गया, और पढ़ना शब्द क्रिया शब्द है, क्रिया का नाम है, तो ये आपका कृत प्रत्यय है। अब अगला शब्द है ज्ञान। ज्ञान में वान जोड़ दिया तो ज्ञानवान शब्द बन गया। ज्ञानवान शब्द विशेषण शब्द है आपका, ये हो गया आपका संज्ञा से विशेषण बन गया। ये ज्ञान संज्ञा शब्द और ज्ञानवान होके विशेषण शब्द बन गया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे देखें साथियों, जैसे हमारा एक शब्द है बर्फ, एक शब्द है हमारा बर्फ। बर्फ संज्ञा शब्द है, ई की मात्रा जुड़कर संज्ञा शब्द बन गया, तो ये होगा बर्फ से बर्फी, तो ये हमारा होगा तद्धित प्रत्यय, क्योंकि बर्फ और प्लस ना यदि जोड़ते हैं तो ये हो जाता बर्फ ना। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे सच्चा। सच्चा शब्द विशेषण है, ई बनने पर इसका बन गया सच्चाई। ठीक है, शब्द का वर्ग ये संज्ञा हो गया, तो सच्चाई अर्थात सत्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से ही। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय परिभाषा। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के अंत में जुड़कर, देखो यहाँ क्रिया नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्रिया नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्रिया नहीं लिखा हुआ। अगर आपका क्रिया लिखा होता तो आपका तद्धित प्रत्यय की परिभाषा बदल गई होती। यहाँ क्रिया नहीं है, जब क्रिया नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके मूल शब्द हैं, मूल शब्दों में जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण है उनमें प्रत्यय जुड़कर आपका तद्धित प्रत्यय बनता है। इस प्रकार क्रिया यहाँ नहीं होती है। जो क्रिया शब्द मूल शब्द होते हैं वे आपके कृत प्रत्यय होते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, जब इसके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे तो साथियों और आसान आपके हो जाएंगे, बहुत अच्छे होने वाले हैं। देखिए, जैसे हमारा एक शब्द है भारत और वासी, भारत और वासी, तो भारत में वासी जोड़ दिया तो ये होगा भारतीय या भारत का वासी। ठीक है, राम का, राम का, यहाँ कारक चिन्ह का जोड़ दिया तो राम का स्वामित्व दिखाना हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे पहला प्रश्न आ गया, ता प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है ना। अभी मैंने आपको समझाया ता प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है। आंसर अपने मन में सोचना, मैं आपको उत्तर दिखाऊंगा। प्रश्न आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ता रहूंगा, और हम देखते हैं हमने प्रत्यय कितने सीखे हैं। देखो साथियों, जैसे पहले लिखा है इसमें ता प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय देखो विभक्ति तो जो कारक चिन्ह है उसमें से कोई सी भी नहीं है, विभक्ति कोई सी भी नहीं है, तो विभक्ति के अनुसार तो आपका नहीं है। दूसरा कृत प्रत्यय, तीसरा तद्धित प्रत्यय, चौथा उपसर्ग। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है तो ये भी नहीं है। अब बचे ये दो। कृत प्रत्यय तब होता अगर इसमें होता ना जुड़ा हुआ, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, नहाना, चलना आदि। तो ये जो ता है आपका, जैसे मिटता या मिटना या पढ़ता या पढ़ना, दोनों शब्द हमारे बन रहे हैं, तो इस प्रकार ये हमारा कृत प्रत्यय बन जाएगा। इससे तद्धित प्रत्यय नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ज्ञानवान शब्द में कौन सा प्रत्यय आएगा? ज्ञानवान शब्द में प्रश्न हमारे सामने है, ज्ञानवान शब्द में कौन सा प्रत्यय आएगा? तो इसमें आएगा वान। साथियों, प्रत्यय निकालते समय हमें यह ध्यान रखना है कि मूल शब्द बच जाना चाहिए। ज्ञान आपका अलग होगा, वान आपका अलग होगा। इस प्रकार आपका वान सही है। अगला प्रश्न, राम का शब्द में का प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है? तो राम का शब्द में का प्रत्यय आपका ऑप्शन ए विभक्ति प्रत्यय है, क्योंकि राम का है तो विभक्ति चिन्ह का, संबंध विभक्ति का है। ये संबंध से आगे चलते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से संबंध से है ये। तो ये आपका विभक्ति प्रत्यय है, इसमें ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन सी इसका गलत है, विभक्ति है ये, तो ए आपका आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न, पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आंसर सोचिए जरा। पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ना शब्द में ना प्रत्यय आपका आ गया, इसमें ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। लड़कपन शब्द में पन प्रत्यय का क्या कार्य है? तो ये जो लड़कपन शब्द है, लड़का प्लस पन, लड़का प्लस पन, तो यहां जो पन शब्द है उससे भाववाचक संज्ञा आपकी बन जाती है। तो ये आपका ऑप्शन ए आपका सही बनता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। जैसे पहला आपका ये अगला क्वेश्चन आया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है? तो ये जो आपका पन है, लड़कपन, ये आपका भाववाचक संज्ञा बनाता है। पन हुआ, आस हुआ, जैसे मिठास है ना, आस हुआ, इससे भी आपका भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में। देशवासी शब्द में प्रत्यय है, देशवासी शब्द में वासी प्रत्यय है। आसान है ये सवाल। आगे, मूल शब्द छोड़ के जो भी आपका बचता है वो आपका प्रत्यय है। अब आपके लिए मेन चीज ये है, तद्धित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है, कैसे क्रिया कैसे कृत, है ना। तो तद्धित प्रत्यय है ये, है ना। आगे, और क्रिया शब्द के लिए पहचान ये है, मूल शब्द में ना जोड़ के देख लो, अगर ना जोड़ने से क्रिया बन रहा है तो वो आपका कृत प्रत्यय है। अगला प्रश्न, सुंदरता शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो ये आपका ता प्रत्यय है। अगला प्रश्न, बच्चों शब्द में ओ प्रत्यय क्या दर्शाता है? स्त्रीलिंग, बहुवचन, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तो ये आपका बताइए क्या दर्शाता है? सोच के बताइए, सोचिए जरा क्या हो सकता है। ये साथियों आपकी बहुवचन विभक्ति है, ये बच्चों। आगे चलते हैं। नया शब्द आया गुरुत्व। गुरुत्व शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो गुरु के आगे आधा तय और वह बचा ये आपका, तो यही आपका प्रत्यय होगा, गुरुत्व। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेलना शब्द में प्रत्यय, खेल प्लस ना, खेलना, ये आपका क्रिया से बनता है, तो ये आपका कृत प्रत्यय है। कैसे क्रिया कैसे कृत, और खेल प्लस ना
क्रिया शब्द आपका बन गया। ये आपकी कृत प्रत्यय की पहचान मैंने आपको बता दी है। मुझे आशा है आपका यहाँ से कोई सवाल गलत नहीं होगा। भारतवासी ये आपने पहले बता दिया। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ज्ञानवर्धक लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक मोटिवेशन हमने अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मित्रता में प्रत्यय क्या है? मित्रता में प्रत्यय क्या है? तो मित्रता में प्रत्यय ता है। आगे बढ़ते हैं। ता प्रत्यय लगने से यहां गुणवाचक संज्ञा भी बन रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गुणवाचक का मतलब भाववाचक संज्ञा से है। अगला प्रश्न नंबर 14। जल्दी सोचो आंसर इसका क्या है। आंसर इसका बी है। आंसर इसका बी है। ई जुड़ने से ज्यादातर शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गांव वाला में प्रत्यय क्या है? वाला प्रत्यय है इसमें, वाला प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द में प्रत्यय क्या है? देशज में प्रत्यय बताइए आप क्या है? देश के बाद में जय बचता है तो जय ही आपका प्रत्यय है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये तदित प्रत्यय है। देश प्लस ना कोई मुख्य क्रिया शब्द नहीं बनता। देश प्लस जय तदित बन गया तो ये आपका तदित प्रत्यय है, देशज। आगे बढ़ते हैं। अंधकार में प्रत्यय कौन सा है? कार प्रत्यय है। अंध प्लस कार अंधकार, तदित प्रत्यय है ये। अंध प्लस ना क्रिया शब्द नहीं बनता, इसलिए ये तदित प्रत्यय है साथियों। कठिनाई में प्रत्यय कठिन प्लस आई, कठिन प्लस आई, तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यार्थी में प्रत्यय कौन सा है? विद्यार्थी में प्रत्यय, विद्यार्थी में प्रत्यय ए है। साथियों यहाँ एक नई चीज पैदा होती है। जैसे मैंने बताया प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन यहां इसमें यह अपवाद वाला सवाल है। अर्थी शब्द से कोई कार्य करने वाला बनता है, तो ये यहां इसका प्रत्यय का अपना एक अर्थ निकलता है। अगर एग्जामिनर पूछता है प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रत्यय का अर्थ निकलता है, तो आपका अर्थी शब्द का अर्थ निकलता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। गांव में का क्या अर्थ है? गांव में का प्रत्यय का क्या अर्थ है? गांव में का प्रत्यय का क्या अर्थ है? विभक्ति कारक, स्वामित्व दर्शाना, विशेषण बनाना। सोचो जल्दी क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन बी आएगा साथियों, ऑप्शन बी आएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कामगार में प्रत्यय क्या होगा? इसमें गार प्रत्यय होगा। देखो काम अलग कर लो, गार अलग कर लो, आपका कौन सा होगा? तदित प्रत्यय होगा। ये बहुत आसान है कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय को। वीडियो आपने देख ली तो कभी जीवन में नहीं बोलोगे। साहसिक में प्रत्यय क्या है? साहसिक, साहस प्लस इक आपका ये हो जाएगा। ये वाली मात्रा आपकी नहीं आएगी, इक इस तरह से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भोजनालय में प्रत्यय, भोजनालय में आलय प्रत्यय आएगा। आलय, यहाँ टाइपिंग में ये छप गया है आपका, आलय ही है वैसे ये, है ना, आलय। आगे चलते हैं।
आलय का अपना एक अर्थ होता है, आलय वह स्थान जहां भोजन को रखा जाता है, तो यहां भी इसका अर्थ बनता है आलय। सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्य प्लस यह सौंदर्य है ना, तो यह प्रत्यय आपका आता है। आगे तो साथियों, आपने प्रत्यय को करना सीख लिया होगा। मुझे आशा है कि आपसे इससे टॉपिक से कोई सवाल गलत नहीं होगा। पानी में प्रत्यय क्या है, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। पानी शब्द में प्रत्यय कोई भी नहीं होता। पानी एक मूल शब्द है। पानी, पा प्लस नी करेंगे, ना पा का अर्थ है ना नी का अर्थ है, इसलिए पानी एक मूल शब्द है। और मूल शब्द रूढ़ शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है जब उनके खंड किए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। पानी एक मूल शब्द है, इसलिए इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। आगे चलते हैं। अब आते हैं साथियों अपने टॉपिक की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग या प्रीफिक्स वह शब्दांश या अक्षर समूह होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है और उसके अर्थ में बदलाव कर देता है। यानी ऊ से ऊपर और ऊ से उपसर्ग, यानी कि किसी मूल शब्द के ऊपर जुड़ता है। सीधा सा अर्थ इसका ये मान लीजिए आप, याद रखने के हिसाब से। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, प्रत्यय का अर्थ नहीं होता है अधिकांश का। दूसरी चीज, उपसर्ग हिंदी के अलग होते हैं, अंग्रेजी के अलग होते हैं, अरबी उर्दू के अलग होते हैं, तो संस्कृत के आपके अलग होते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग के प्रकार और उदाहरण: ए नकारात्मक, अभाव। ए लगने से नकारात्मक या अभाव जुड़ता है, जैसे ए शांत, शांत नहीं। तो साथियों इसी तरह से उपसर्ग आपके निकाले जाते हैं। उपसर्ग भी मूल शब्द के आगे जुड़ता है। इसी क्रम में हम इसको आगे चलते हैं। जो आपके हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत के उपसर्ग हैं, उनको हम आपको करना सिखाएंगे। कैसे? हमारे देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। एक चीज, नंबर 1, जो आपके हिंदी के उपसर्ग होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए साथियों, जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं वे 13 उपसर्ग मुख्य रूप से माने जाते हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो आपके 22 उपसर्ग माने जाते हैं। और जो आपके अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं वो आपके 19 उपसर्ग माने जाते हैं। और जो आपके अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं वे आपके 6 उपसर्ग माने जाते हैं। इसलिए आप इनको नोट कर लें, ये आगे आपके काम आ सकते हैं। अब अशांत शब्द में ए उपसर्ग है, शांत शब्द अलग हो गया, तो ये आपका सादा सा था, सीधा सा था, यह आपने कर लिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे एक हमारा शब्द है प्रयास। प्रयास शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्र प्लस आस, ये हमारा प्र उपसर्ग आ गया। ये आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जैसे एक शब्द निराश, निराश। अब यहां टेक्निकल पॉइंट क्या है? निराश में कौन सा उपसर्ग आएगा? देखिए, निराश में जो उपसर्ग आएगा वो आएगा निर और निच के नीचे हलंत। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। एक मिनट, मैं आपको बताता हूं कैसे आएगा। देखो देखो साथियों, जैसे हमारा एक शब्द निराश। अब निराश में यहां लिखा हुआ है निर, है ना, ये इसका सही माना गया है। लेकिन इसमें एक छोटी सी माइनर मिस्टेक है। वो क्या है? निराश की जगह ही अगर हमने दूसरा शब्द लिखा निर्जल, तो निर में ये वाला उपसर्ग आपका बनता है निर और नीचे हलंत। अब
नियम हमारा ये होता है उपसर्ग में, सबसे छोटा वर्ण लिखा जाएगा, सबसे छोटा वर्ण लिखा जाएगा। यानी कि दो तरह के नीर और निर नहीं हो सकते, एक ही रहेगा। तो एक में जो सबसे छोटा है उसको माना जाएगा, यह आपका निर ये वाला माना जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ ऑप्शन ए में इसके नीचे हलंत लग जाएगा और हलंत लगने के बाद ये ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए, आप इस वाले निर को मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा अनुकरण। अनुकरण, अनु ये सीधा साधा है। देखो अब यहां क्या है, यहां क्या है साथियों, अनुकरण ये सीधा साधा है, तो यहां सीधा अनु ही आ जाएगा। क्यों? यहां नीचे हलंत क्यों नहीं है? यहां नीचे हलंत क्यों नहीं है? क्योंकि न के साथ ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है। जहां स्वर जुड़ा हुआ होता है वहां हलंत नहीं लगाया जाता है। हलंत लगाने का मतलब ये हो जाता है कि ये शुद्ध व्यंजन है और ये स्वर और व्यंजन दोनों हैं। न के साथ ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है, इसलिए यहां हलंत नहीं आएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा आया समताल। समताल, अच्छा अब एक शब्द मैं और लिखता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। जहां हमने समताल शब्द का ये वाला ए माना, अब इसमें नीचे हलंत लगा हुआ है। मैं के नीचे क्यों लगा हुआ? देखो एक है समताल शब्द और एक है संपत्ति शब्द। जब हम संपत्ति शब्द का विच्छेद करते हैं तो विच्छेद आता है इस तरह का, सम प्लस पत्ति। अब मैं के नीचे हलंत है, क्यों? क्योंकि मैं स्वर रहित है। स्वर रहित होने की वजह से मैं के नीचे यहाँ हलंत आता है। अगला शब्द पत्ती बचता है, पत्ती आपका अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ हलंत आता है। और मैंने आपको बताया सबसे छोटा वर्ण उपसर्ग में आता है, तो इसलिए सबसे छोटा वर्ण आपका यहाँ ये है, इसलिए आपका ये आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये आसान है, ये मैंने इसलिए पूरा दिखा दिया, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसका अब ही रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया, इसका अब ही रहेगा। ये आसान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो साथियों, एक नया शब्द आया निरपेक्ष। निरपेक्ष, निर में नीचे मैंने हलंत लगाया हुआ है, इस तरह से आपका निरपेक्ष का उपसर्ग इस तरह का निर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो साथियों, एक नया शब्द आया उत्पत्ति। उत्पत्ति, उत्पत्ति में उपसर्ग कौन सा है ये हमें बताना है। तो यहां देखो, ये उत के नीचे हलंत लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आधा तय होने की वजह से, आधा तय होने की वजह से यहां जब हम उसको पत्ती से अलग करते हैं उत, तो आपका इस तरह का हलंत वाला बन जाता है। एक चीज मुझे और बतानी थी आपको, ये नीचे जितने भी शब्दों के बाद में हलंत लगा होता है ये सभी संस्कृत के शब्द माने जाते हैं। ठीक है, और सारे उपसर्ग ये संस्कृत के ही होते हैं।
इसलिए हलंत वाला उपसर्ग आपका संस्कृत का माना जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे अपवित्र है, अपवित्र में से इसका ये ऑप्शन ए गलत है, यहां केवल ए आएगा, केवल ए आएगा, अप नहीं आएगा, केवल ए आएगा, बस केवल ए आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह आपके जैसे प्रत्याशा शब्द है, प्रत्याशा में प्रति है, मैं आपको पहले ही बताते हुआ चल रहा हूं, क्योंकि प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो वो इस प्रकार होगा, विच्छेद इसका इस तरह से होता है, प्रति प्लस आशा, इसलिए प्रति इसका इस तरह का उपसर्ग आएगा। साथियों ध्यान से इसको करोगे तो आराम से हो जाएगा। आगे चलते हैं, और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। मुझे आपको उपसर्ग कैसे निकालना है, प्रत्यय कैसे निकालना है, यही मुझे आपको सिखाना था। मुझे आशा है आप सीख गए होंगे। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। साथियों आपके सामने कुछ इस तरह के भी उपसर्ग आते हैं, जैसे अंग्रेजी में रीबुल्ड में उपसर्ग कौन सा है, ये अंग्रेजी का शब्द है, तो इसमें री जो है ये अंग्रेजी का उपसर्ग है। री का अर्थ होता है फिर से। इसी तरह के और मैं आपको दिखाता हूं। साथियों इसी तरह से उर्दू फारसी के जो आपके शब्द होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जैसे ये एक शब्द बेजान, बेजान में हमें उपसर्ग देखना, तो जान शब्द अलग निकाल के बे हमने अलग कर दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो सारे उपसर्ग आपके इसी तरह के हैं। मेन उपसर्ग आपके संस्कृत के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग वे होते हैं जिनके नीचे हलंत लगा होता है मुख्य रूप से। इसलिए दोस्तों ये था प्रत्यय उपसर्ग का सरल और विस्तृत परिचय। आशा है आप सबको प्रत्यय उपसर्ग अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञानस्थली चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नए रोचक टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।